हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2। जिसकी देखो हम इससे पहले कौन कौन सी शिफ्ट, देखो ये वाली जो शिफ्ट है ये है 15/6/2022 लेवल 5 की, जो कि 4:30 से 6 के बीच में हुई थी, यानी ये है हमारी शिफ्ट थर्ड। इससे पहले देखो हम कौन कौन सी शिफ्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं बात करूँ लेवल 5 की, तो लेवल 5 हमारा 2 तारीख को हुआ था। एक तो 12 जून को हुआ था और दूसरा हुआ था हमारा कुछ जॉन का हुआ था 15 जून को। तो 12 जून की दो शिफ्ट हुई थी, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, और 15 तारीख को तो हमारी 3 शिफ्ट हुई थी, शिफ्ट फर्स्ट, शिफ्ट सेकेंड एंड शिफ्ट थर्ड। जो 12 तारीख की हमारी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 इनको हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। 15 की शिफ्ट 1 भी कर चुके हैं, 15 की शिफ्ट 2 भी कर चुके हैं। इस वीडियो में हम करेंगे 15 तारीख की शिफ्ट थर्ड। फिर हमारे जो लेवल 5 है इसकी जो सारी शिफ्ट है वो कंप्लीट हो जाएंगी। देन इसके बाद हम लेवल 3 करेंगे और उसके बाद हम लेवल 2 करेंगे, जिससे हमारा एक जो ऑर्डर है लेवल्स के हिसाब से कर रहे हैं हम, ना कि डेट के हिसाब से। ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, सिर्फ जो 12 तारीख के और 15 तारीख के पहले के वीडियो, और लेवल 4 और 6 का भी मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया था, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो भी ये जाके देख सकते हैं। सभी वीडियोस का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। और नॉर्मली चैनल पे जाकर भी देख सकते हो, वहाँ पे मैंने इनकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आपको ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है। तो और जिन लोगों ने देखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हैं और अपनी कमेंट में राय बता सकते हैं। ठीक है। चलो बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देखो जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का है। क्वेश्चन क्या है? देखो ये बोल रहा है कि वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित एक धनराशि है, निश्चित राशि धनराशि है, 8 वर्ष में स्वयं की डबल हो जाती है। देखो प्रिंसिपल हमारा 100% होता है, और डबल होने का मतलब कि 200% हो गया। तो 100% इसमें क्या आ गया? ब्याज आ गया। ये कितने ईयर में आया? 100% हमारा जो ब्याज आया है, जो इंटरेस्ट आया है, कितने ईयर में आया है? 8 ईयर में। तो यहाँ से पूछ रहा है कि रेट कितनी होगी, तो 1 ईयर में जितना ब्याज आएगा वही तो हमारी रेट हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा? 100/8। और आपको पता है कि 100/8 होता है 12.5%, क्योंकि 12.5% जब 1/8 होता है तो 100/8 भी 12.5% हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है कि 12 आदमी एक दीवार को 24.5 दिन में बना सकते हैं। तो बोल रहे 49 दिन में ऐसी 5 दीवारें बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? तो वही देखो हम M1 D1 T1/W1 बराबर M2 D2 T2/W2 उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ से इफिशियंसी भी हो सकती है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 12 आदमी हैं, 12 मैन है, एक दीवार को 24.5 दिन में यानी 24.5 दिन में बना सकते हैं। ठीक है। अब बोल रहा है कि 49 डेज में ऐसी 5 दीवारें, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही काम था लेकिन यहाँ पे काम कितना है? 5 काम है। 5 दीवारें बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? तो मान लेते हैं कि x आदमियों की आवश्यकता होगी, तो यहाँ से x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से हम। देखो इसका मैं अगर पॉइंट हटाऊं तो इसको वैसे भी देखो 24.5 है, 24.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 24×2 = 48 है, 49/2 लिख सकता हूँ मैं। तो इसको मैं लिख रहा हूँ 49/2। तो 49 से ये 49 कट जाएगा, और हमें जब x निकालना है 2 से ये 6 टाइम चले जाएगा और 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x आ जाएगा 30। यही पूछा था कि कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, तो 30 आदमियों की आवश्यकता होगी। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि सुहास है, किसी यात्रा का 5/12 भाग है, रेलगाड़ी द्वारा तय करता है, और फिर यात्रा के 1/3 भाग को बस द्वारा तय करता है। देखो यहाँ पे 12 पार्ट है और यहाँ पे 3 पार्ट है। 12 और 3 का हम एलसीएम ले लेते हैं कि टोटल हम मान लेते हैं कि 36x इसकी टोटल डिस्टेंस है। तो इसका 5/12, 5/12 कितना होगा? देखो इसका 5/12 करेंगे तो 12×3 = 36, 15 यूनिट तो ये आ गया, यानी 15x आ गया। ठीक है। और बोल रहा है फिर यात्रा के 1/3 भाग को बस द्वारा तय करता है, और इसका 1/3। देखो रिमेनिंग का 1/3 नहीं है, यात्रा का 1/3 है, यानी टोटल का 1/3 है ये। तो इसका 1/3 यानी 12x चलता है। ये किससे चलता है? बस। ये वाली डिस्टेंस इसने बस से चली है, पहली वाली डिस्टेंस इसने ट्रेन से चली थी। इसके बाद जो है, जो शेष 36 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करता है। देखो 15 और 12 27 हो गया। तो अब यहाँ से जो रिमेनिंग जो हमारा शेष कितना बचा है? 27 तो ये हो गया, 36 टोटल था। तो 9x यूनिट बचा जिसकी वैल्यू है 36। तो यहाँ से x की वैल्यू 4 आ जाएगा। जब x 4 आ जाएगा तो हमसे पूछ रहा है कि सुहास कुल कितनी यात्रा करता है, तो टोटल कितना करता है? 36x। तो यहाँ से ये हो जाएगा 36×4, 36×2 72 और 72×2 144, 144 किलोमीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें देखो गलती क्या कर सकते हैं आपको मैं वो बता देता हूँ।
आप अपना गलती ये कर सकते हो कि आप 1/3 रिमेनिंग का निकालो। यहाँ पे जनरली ऐसा ही करते हैं लोग, क्योंकि जो मिस्टेक्स होती हैं वो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर रेट नहीं दी गई है। अब बोल रहा है कि कोई धनराशि है, सिंपल इंटरेस्ट 10 ईयर में स्वयं का 13/8 के बराबर हो जाती है। देखो मान लेते हैं कि प्रिंसिपल हमारा 8 यूनिट है, तो क्या हो गया 10 ईयर में स्वयं का 13/8 हो गया, यानी अमाउंट कितना हो गया 8 का कितना हो गया 13/8। इसका मतलब है कि अमाउंट 13 हो गया, 8 प्रिंसिपल था 13 हो गया, तो इसका मतलब है ब्याज 5 रहा होगा। वही ऐसा ही बराबर PRT/100 लगाएंगे, ये P हो गया। रेट नहीं पता है लेकिन टाइम पता है ना, 10 साल और ये 100। तो यहाँ से हमारी ये जो रेट है आसानी से निकल के आ जाएगी, ये 10 टाइम कट जाएगा। और यहाँ से जब हमें R निकालना है तो कितना आ जाएगा, 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 50, जिसमें हमें भाग लगेगा 8 का। ये हो जाएगा 25/4, और 25/4 का मतलब है 6.25%। आसान क्वेश्चन था ये वाला तो, ठीक है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहे हैं कि 2 रुपये/सेंटीमीटर स्क्वायर की दर पर किसी घन की सभी भारी सतह को रंगने की जो लागत है वो है 588 रुपये। तो बोल रहे हैं घन का आयतन निकालना है। देखो एक जो क्यूब होता है, क्यूब में टोटल जो हमारी सरफेस कितनी होती है, जो भारी सरफेस की अगर मैं बात करूँ, 6 सरफेस हो गई हमारी, और 6 सरफेस है जिनको रंगने की जो लागत है वो है 2 रुपये/सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल 588 है, यानी 6 सरफेस हो गई। और एक सरफेस मान लो कि साइड्स उसकी ए है, तो एरिया कितना हो जाएगा 6A²। और इसका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 के हिसाब से 2 बराबर है ये 588। क्योंकि बेसिकली देखो भारी सरफेस को रंगना है, यानी TSA की बात कर रहा है ये। तो ये कितना हो जाएगा, इसको काट लेते हैं, 2 से काटेंगे, देखो 12 से ही काट लेते हैं ना, 6 और 2 12, 12 से काटेंगे तो 12 चौके 48, बच्चे 10, 108, 12 नंबर 108। A² की वैल्यू 49 है, इसका मतलब है A 7 हो गया। ए यानी जो क्यूब की साइड है वो हमारी 7 निकल के आ गई। हमसे पूछ रहे हैं वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343, 343 हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है कि 95 किलोमीटर/आवर की स्पीड से एक रेलगाड़ी है, एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में निकालनी है। देखो कभी भी ट्रेन है किसी व्यक्ति को पार करती है या खंबे को पार करती है तो खुद की डिस्टेंस चलेगी, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड है 95 किलोमीटर/आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं 5/18, और टाइम ले रहा है ये 18 सेकंड, 18 से 18, तो ये आ जाएंगे 400 आ जाते हैं, लेकिन 25 कम, तो 475 मीटर आ जाएगा। यही पूछा था कि ट्रेन की लंबाई क्या है। जो ये डिस्टेंस है या लंबाई है, ये हमारी ट्रेन की लंबाई निकल के आएगी जब किसी पोल को पार करेगी, तो 475। ओके देखो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये पहला ही क्वेश्चन है इलेक्शन से रिलेटेड, इससे तो पहले क्वेश्चन आया नहीं है। क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ लेते हैं। बोल रहे हैं कि एक इलेक्शन में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से, यानी टोटल जो लोग थे उनमें से 90% लोगों ने अपने वोट डाले। डाले गए वोट में से जो 80% हैं वैलिड वोट निकले, और जो जीतने वाला है उसको वैलिड वोट का 60% वोट प्राप्त हुआ। यदि ये जो विजेता है यानी जो जीतने वाला है, जो विनर है, कितने वोट प्राप्त हुए, तो वोट डालने में जो अधिकृत लोगों की संख्या क्या थी, यानी टोटल लोग कितने थे। देखो 100 मान लेते हैं या 100, देखो 100 ही मान लेते हैं, परसेंटेज मान लो या तो 100 मान लो। टोटल हमारे 100 वोट थे, जिसमें से क्या हुआ 90% लोगों ने अपने वोट डाले, यानी कि 90% ने वोट डाले। जो 10% है, 10 लोगों ने अपने वोट नहीं डाले हैं। और डाले गए वोटों में से जो 80% है वैलिड थे। देखो 90 हमारे टोटल डाले, 90 का भी जो वैलिड वोट की अगर मैं बात करूँ तो वो कितना था, इसका 80%, 80% हो जाएगा इसका 80/100। तो 2 जीरो ये कट जाएंगे, यानी वैलिड वोट थे हमारे 72। आगे बोल रहा है कि विजेता को वैलिड वोट का 60% मिला। देखो ये 72 है, और जो हमारा विनर है इसको वैलिड वोट का 60% मिला है। 60% का मतलब क्या होगा, इसका 3/5 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा मैं अगर सॉल्व करूँ, ठीक है, या फिर ऐसे ही रहने देते हैं, तो 216/5 यूनिट इसको वोट प्राप्त हुए। और आगे ये बोल रहा है कि विजेता को इतने वोट प्राप्त हुए, यानी इसकी जो वैल्यू है ये हमें गिवन है 64800। तो यहाँ से 100 की वैल्यू निकालेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो 6 से कटना चाहिए क्योंकि 6 का क्यूब ही तो है, 6 से काटेंगे 36 टाइम, और 6 एकम 6, 6×8 = 48, और 00, फिर 36 से ही काट लेते हैं ना, 36 दिया 108, 00, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1500 आ गई। तो 100 के निकालेंगे तो 2 जीरो इसके साथ और चिपक जाएंगे, तो ये आ जाएगा। तो आंसर आना चाहिए 15 के बाद 4 टाइम 0, तो 15 के बाद 4 टाइम 0, ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस सवाल का
सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपको जो क्वेश्चन है वो समझ आया हो, मैंने बहुत आराम आराम से बताया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है कि एक स्कूल है जिसमें लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का जो रेशियो है वो 5:7 गिवन है, यदि विद्यालय में 931 लड़कियां थी। देखो बॉयज और गर्ल का रेशियो 5:7 है, 7 की वैल्यू 931 है, पूछ रहा है लड़कों की संख्या कितनी है। 7 की वैल्यू इतनी है, कितना गुना है ये, 7 एकम 7, बचे 2 23, 7 21 और बचे 2 21 7, एक यूनिट की वैल्यू 133 आ गई, तो 5 की निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 500। तो ये 100 को 5 से गुणा करेंगे 500, 33 को 5 से गुणा करेंगे तो 165, और तो ये आ जाएगा 665। इतने हमारे बॉयज थे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है देखो, अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा क्लोज तो नहीं है, क्योंकि ये 35 प्लस का है और ये 45 माइनस का है। ठीक है, देखो ऑप्शन क्लोज कोई सा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये 35 है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है माइनस का। तो नॉर्मली अगर हम देखना चाहें ना तो देखो क्या होगा इसका। देखो इसको हम आप नगण्य मान लो, इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, और ये इसको समझ लो कि ये इससे कट जाएगा तो -35 के आसपास आंसर आएगा। ठीक है, तो -35 के आसपास एक ही ऑप्शन है, ये सब नहीं होंगे। देखो मैंने कैसे कर दिया इस क्वेश्चन को आसानी से, ये हमारा बहुत नगण्य आएगा लगभग, और तो ये हमने इसको 0 के आसपास मान लिया, और ये 5 पॉइंट समथिंग है, 5 पॉइंट समथिंग है, तो मैंने बराबर ही मान लिया इनको। तो -35 के आसपास आंसर आएगा। माइनस देखो आंसर है वो हमारा माइनस में आना था, ये ऑप्शन तो होने से रहा, और इतना भी नहीं जा रहा कि 45 पहुंच जाएगा, तो कुछ था ही नहीं यार, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। बस आपको अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना था। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप ऐसा करने बैठोगे कि इन सारे जो इनको आप टर्म को सॉल्व करोगे तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। अगर आप ऐसा करते हो तो आपसे फिर बहुत लोग ऑलरेडी आगे निकल चुके होंगे। ठीक है, क्योंकि देखो एग्जाम में हर एक क्वेश्चन की लड़ाई है, एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, अब वो डिपेंड करता है कि आप कितने कम टाइम में सवाल को कर पाते हो। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि 10,000 रुपये की जो प्रिंसिपल है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, और उसको सीआई के हिसाब से हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। बोल रहे हैं पहले भाग को 10% ईयरली रेट पर और दूसरे भाग को 20% ईयरली रेट पर इन्वेस्ट किया जाता है, जहाँ जो ब्याज है उसकी जो कैलकुलेट किया जाता है ईयरली किया जाता है सीआई के हिसाब से। बोल रहा है यदि 2 वर्ष बाद जो प्राप्त धनराशि है वो हमें 12,928 थी, तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित धनराशि कितनी है। देखो इसको काफ़ी सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, आप इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर मैं एलिगेशन से आपको बताऊं तो पहले पार्ट को हम कितने पे दे रहे हैं 10% पर, और ये 2 वर्ष बाद की बात कर रहा है। पहले पार्ट को जब हम 10% पे देंगे तो 2 साल में ये कितना हो जाएगा 21%, 10 + 10 + 10 गुणा 10/100, तो पहला पार्ट हो गया हमारा 21%। दूसरा पार्ट देखो 20% के हिसाब से दे रहे हैं, तो 20% के हिसाब से 2 साल में कितना हो जाएगा 20 + 20 40, और 20 गुणा 20/100 यानी बेसिकली 44 हो जाएगा ये। ठीक है, ये डायरेक्ट आप ऐसे कैलकुलेशन करना आना चाहिए, पर फिर भी मैंने बता दिया, ये 44 हो जाएगा। और देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो धनराशि है वो 12,928 मिल रही है, प्रिंसिपल हमारा कितना था 10,000, और मिल कितना रहा है 12,928। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ब्याज है, ब्याज कितना है 2,928 है, ये हमारा ब्याज ही तो हो गया कितने पर 10,000 पर। ठीक है, यहाँ से हम ओवरऑल परसेंटेज निकाल रहे हैं कितना होगा एलिगेशन लगाने के लिए 100, तो ये 0 चले जाएंगे और इसका भाग दूंगा मैं यहाँ, तो ये कितना आ जाएगा 29.28 आएगा, यानी ओवरऑल इतना परसेंटेज हो गया, ये हो गया 29.28%। तो यहाँ से हमारा प्रिंसिपल का रेशो आ जाएगा दोनों का। अब बस हमारा काम ये है कि इसको हमें घटाना है, तो 19 में से जब हम 21 घटाएंगे तो कितना आएगा 8, ये आएगा 8.28%। ठीक है, और इसको घटाना है हमें, तो 44.00 में से माइनस करना है हमें 29.28। तो देखो 44 में से अगर हम 29 घटाते हैं तो कितना आएगा 15 ही आएगा ना, 29 5 ओके, और 15 में से हमें 0.28 और घटाना है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 14.72, इतना ही होगा ना 72, और हाँ बिल्कुल 14.72 हमारा ये हो जाएगा। ये दोनों आ गए। अब इनका रेशियो अगर मैं लेना चाहूँ तो थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो पॉइंट से तो पॉइंट कट ही जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1472, और ये हो जाएगा हमारा 828, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट कट गया ना, हमें तो रेशियो लेना है। 4 से कट जाएगा, ये 4 दूनी 8 और 4 7 28, और इसको हम जब 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, बचे कितने 2 27, 4 6 की 24, 3 4 8 32, 9 6 3 9 8 17, और किसी से कटेगा क्या ये
ठीक है, नहीं भी कटता है तो देखो कटेगा तो ठीक, वैसे हम दोनों को जोड़ लेते हैं। 7 और 8 15, एक अस्सी लाई, और 6 और 1 7, और 3 और 2 5, 575 है। 575 की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन थी? 10,000। पूछा क्या है इसने? 10% पर कितना निवेश किया, यानी 10% पर कौन सा वाला था? ये वाला। 368 की वैल्यू निकालनी है। 368 इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये तो 25 से कट जाएगा ना, 25 दूनी 50, बचेंगे कितने से? 7 75, 25 3 75, और 25 4 100, डबल जीरो, और 23 से इसको काटेंगे तो 23 एकम 23, और बचे कितने? 13 138, 23 6 138, तो 16 चौके 6400, तो 6400 आ जाएगा ये। ठीक है, देखो वैसे ये और भी कट जाता है, यहाँ पे मैंने इसको 23 से कटेगा। ये 23 नम्मा कितने होते हैं? 207, और इसको जब 23 से मैं काटूंगा तो 23 एकम 23, बचे कितना? हाँ, 16:9 आता है, यानी 25 की वैल्यू ये हो जाती 10,000, तो 16 की वैल्यू 6400 हो जाती। तो ये मैंने आपको एलिगेशन से बता दिया है। देखो ये क्वेश्चन है, मैंने आपको एलिगेशन से बता दिया है, लेकिन इसको और भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो, ठीक है, मैं एक पेज ले लेता हूँ एक्स्ट्रा। देखो पहले केस में जो हमारी रेट थी वो कितनी थी? 10% थी, और दूसरे केस में जो हमारी रेट थी वो थी 20%। ठीक है, 2 साल की बात थी, तो 2 साल में जो ये तो हमारा कितना हो जाएगा? 21% हो जाएगा सीआई के हिसाब से, और ये हो जाएगा 44%। इतना ही आएगा ना। तो देखो ये एक्स्ट्रा कितना हो गया, मैं ऐसे करता हूँ, जो ये 44 है ना, इसको मैं ब्रेक करूंगा। 21% प्लस अलग कितना एक्स्ट्रा कितना आ जाएगा? 21 और 3 24, 34 44, 23% एक्स्ट्रा और आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने ब्रेक क्यों किया है? मैं जैसे हम एसआई के क्वेश्चंस को करते हैं कि मान लो ये भी 21% रहता, ये भी 21% रहता, तो ओवरऑल ब्याज कितना आता? 10,000 रुपये का 21% ही निकल के आता ना, यानी 10,000 का 21% कितना आता? 2100 रुपये आता। आता कि नहीं? लेकिन यहाँ पे ब्याज कितना आया है हमारा? अभी हमने यहाँ पे निकाला था 2,928 आया है। 2,928 रुपये आया है, तो कितना ज़्यादा आ गया? यहाँ 2100 से जब 2900 जाएंगे तो 828 रुपये ये हमारा एक्स्ट्रा आया है। अब आप बता सकते हो कि ये एक्स्ट्रा किस वजह से आया है? ये जो हमारा 23% है दूसरा केस का, इसकी वजह से ही तो ये ब्याज ज़्यादा है। यानी ऐसा कह सकते हैं कि दूसरे केस का जो 23% है इसकी वैल्यू 828 है। तो यहाँ से 100% निकालेंगे, तो पहले तो 1 निकालेंगे। तो देखो 23 या 69 होता है, बचेंगे कितने? 69 और 3 72, और 10 82, 13 138, 23 6 की 138, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 3600। जब दूसरे केस में हमने 3600 रुपये दिया, ये क्या आ गया? हमारा प्रिंसिपल आ गया सेकंड केस वाले का। तो पहले वाले का कितना आ जाएगा? 10,000 थे ना, तो पहले वाले केस का आ जाएगा 6400। ठीक है, पूछा क्या था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा था कि 10% पर जो हमने दिया है वो प्रिंसिपल कितना था, तो 10% यानी पहला वाला था, तो दैट वाज 6400। ठीक है, तो 6400 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये एक दूसरा तरीका था, और मैं कहूँ ना तो ये इसका बेस्ट मेथड है। एलिगेशन वगैरह में आपको टाइम लगेगा, ये इसका बेस्ट मेथड है। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। अब देखो, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी दिमाग में नहीं आता है लोगों की कौन सा तरीका अप्लाई करना है, तो अब एग्जाम में तो हमको क्वेश्चन करना है। ऐसे नहीं है कि हम तरीका सोचने बैठेंगे कि ये लेंदी है और ये छोटा है। ठीक है, जो दिमाग में आता है उसी से हम करेंगे, लेकिन मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं जिससे आपको दिमाग में रहे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लग रहा है। बोल रहा है कि एक ट्रेन है, वो एक समान चाल से चलती है और निश्चित दूरी तय करती है। देखो ना तो हमें इसमें स्पीड दी है, ना ही डिस्टेंस दिया है, ना ही टाइम दिया है। तो डिस्टेंस क्या होता है हमारा? देखो स्पीड हम x मान रहे हैं और टाइम t मान रहे हैं, ये क्या हो गई? हमारी डिस्टेंस हो गई। बराबर। देखो पहले केस में क्या बोल रहे थे? रेलगाड़ी की चाल है 12 किलोमीटर पर आवर एक्स्ट्रा होती, यानी x की जगह x प्लस 12 होती, तो टाइम है वो निर्धारित समय से 8 घंटे कम लगता। ठीक है, 8 घंटा कम लगने का मतलब है कि t-8 होता। देन आगे बोल रहा है यदि रेलगाड़ी की चाल 12 किलोमीटर पर आवर एक्स्ट्रा होती। देखो अब एक्स की नहीं, पहले 12 किलोमीटर पर आवर कम होती, यानी x-12 होती, तो टाइम कितना लगता? निर्धारित समय से 12 घंटे ज़्यादा लगता। तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा t+12। ये सारे की सारी वैल्यू इक्वल है कि नहीं है? तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो किसी भी दो इक्वेशंस को हम इक्वल कर लेते हैं। ये पहली इक्वेशन, और मैं पहले इन दोनों की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट एंड थर्ड की। ठीक है, तो यहाँ से एक्स टी आएगा बराबर, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स टी आएगा, और ये आएगा प्लस का 12x माइनस का 12t और माइनस का 144। एक्स टी से यहाँ से एक्स टी चले गया, तो बेसिकली अगर मैं इस 144 को इधर ले लूँ तो 12 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ से आएगा x माइनस टी बराबर है 144, और 12 से 12 टाइम चले जाएगा, तो यहाँ से x माइनस टी है वो हमारा 12 आ गया। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई।
और दूसरी इक्वेशन देखो कहाँ से आएगी, ये जो सेकेंड इक्वेशन है और थर्ड इक्वेशन है, यहाँ से हमारी एक और इक्वेशन निकल के आएगी। कैसे आएगी, देखो यहाँ पे x+12 है, और जो दूसरी का x-12 इसको मैं इसके डिवाइड में ले आता हूँ, तो इधर t+12 है, और यहाँ पे क्या है t-8 है। इसको मैं इधर इसलिए लाया क्योंकि अब हमें इसे सॉल्व करना आसान होगा। हम इसमें लगाएंगे सी एंड डी, ठीक है, कंपेंड एंड डिविडेंड यानी योगांतर अनुपात बोलते हैं शायद हिंदी में। क्या होगा, पहले दोनों को जोड़ेंगे तो 12 से 12 कट जाएगा 2x, और फिर दोनों को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 24 बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो 2t और 12 - 8 4 बटे, दोनों को घटाएंगे तो 12 और 8 ही हो जाएगा 20, 4×5 = 20, 4×6 = 24, और 2 से ये 3 टाइम चले जाएगा, और 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x बराबर आएगा 3×2 = 6t और प्लस का 4। ठीक है, तो देखो यहाँ से दूसरी इक्वेशन निकल के आ गई, 5x - 6t बराबर हमारा 4 है। दो इक्वेशन निकल गई, यहाँ से x और t निकल जाएगा तो हमारी डिस्टेंस निकल जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ कि क्या करूँ, पहली इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारा ये 6t सेम आ जाएगा, और फिर एक इक्वेशन में से दूसरी को माइनस कर देता हूँ, या दूसरी में से पहली को माइनस कर देता हूँ, कुछ भी कर लो उससे फ़र्क पड़ेगा नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, 6 से गुणा करने के बाद दूसरी में से पहली को माइनस कर रहा हूँ, नहीं पहली में से दूसरी को, पहली इक्वेशन में दूसरी को माइनस करूँगा, 6 से गुणा करूँगा तो 6x, और यहाँ पे 5x, तो 6x और 5x कितना आ जाएगा, x बराबर, देखो ये माइनस का 60 होगा, और ये कितना हो जाएगा, ये भी माइनस का 60 है, तो ये इसको जब माइनस करेंगे तो प्लस का बन जाएगा, और ये 12×6 = 72, 72 - 4 तो ये आ गया 68। तो जब हमारी स्पीड है, एक्स क्या मानी थी हमने, स्पीड मानी थी, वो 68 आ गया। तो यहाँ से टाइम भी निकल जाएगा ना, यहाँ इस इक्वेशन से निकाल लेते हैं टाइम। टाइम कितना आएगा हमारा, 68 - 12, तो 8 में से 2 गया 6, और 6 में से 1 गया तो 5, 56 आ गया, इतना ही आएगा ना। एक सेकेंड, ये 12 था ना, सही तो निकाला है ना मैंने, 72 - 4 68, जब x 68 आ गया तो 68 - 12, 68 - 66 56, तो टाइम हमारा 56 आ गया। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x इंटू टी, एक्स हमारा 68 है और टी यानी टाइम कितना है, 56 है। कुछ तो हमने मिस्टेक कर दी है। देखो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हमने क्या कर दी है, इसको हमने इधर मल्टीप्लाई किया तो ये तो 5x आ गया, और 3 से इस 2 को तो मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन 4 को करना भूल गए, तो ये 60 प्लस का 12 आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से मैं थोड़ी चीज़ें मिटा देता हूँ, इसको हम सही कर लेते हैं, ये सबको हम हटा देते हैं। दूसरी इक्वेशन जो निकल के आएगी वो क्या आएगी, 5x - 60 बराबर ये आएगा हमारा, एक सेकेंड, ये 12 हो जाएगा। अब हमें देखो करना तो वही चीज़ था कि इसको हमें 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर इसको माइनस करेंगे तो ये x आ जाएगा, लेकिन ये 12×6 = 72, और ये 12, तो 72 - 12 कितना हो जाएगा, 60, तो x 60 आ गया, तो x तो 60 आ गया। अब यहाँ से हम टाइम निकालेंगे तो ये टाइम, ये हमारा ये नहीं आएगा, टाइम क्या आ जाएगा हमारा, देखो टाइम को इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 60 माइनस का 12, तो 60 - 12 48 हो जाएगा, टाइम हो गया 48। तो डिस्टेंस यहाँ से निकल जाएगी, स्पीड ये हो गई, टाइम ये हो गई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी 0 6 8 48 80 लाई 4 6 को 24 और 4 28 2880 आ गया। तो ऑप्शन नंबर पहला है। देखो अभी इसका कोई और तरीका मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है, बाकी ये तरीका थोड़ा सा तो लेंदी तो हो गया है। ठीक है, पर और इसका शायद कोई तरीका होगा भी नहीं, क्योंकि हमें कुछ डेटा तो इसमें गिवन नहीं है, ना ही तो हमें स्पीड गिवन है, ना ही डिस्टेंस गिवन है। कोई नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोल रहा है कि साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन 30 की वैल्यू ये है। तो यहाँ से देखो साइन स्क्वायर बीटा है, साइन 30 को इधर ले आऊंगा तो प्लस का बन जाएगा, और साइन 30 1/2 होता है। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर बीटा 1/2 है, तो साइन बीटा निकालूंगा तो इसका रूट हो जाएगा, तो 1/√2, और साइन की वैल्यू 1/√2 कितने पे होती है, 45 डिग्री पर, तो बीटा हमारा कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। बोल रहा है कि बीटा एक न्यून कोण है, बिल्कुल न्यून कोण ही आया है, तो पूछ रहे बीटा का मान क्या होगा, तो 45 हो जाएगा। देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 98 28 और 112 का लघुत्तम समापवर्त है, दैट इज एलसीएम हमें निकालना है। तो हम निकाल लेते हैं, 28 हो जाएगा, और ये हमारा 98 है, और ये 112 है। ठीक है, दो से देंगे हम 14, और ये हो जाएगा 49, और ये 56। दो से वापस देंगे तो 7 49 में नहीं जाएगा, 28 में जाएगा। फिर दो से वापस देंगे तो इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 14। फिर एक और दो से देंगे तो इन सब में तो जाएगा नहीं, इसमें जाएगा 7। फिर 7 से ही भाग देंगे तो ये 1 7 7 49, और ये 7 एकम 7। ठीक है, तो अब एक 7 बच गया, तो एक 7 और चाहिए, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 16 इंटू 7 7 49, और 9 6 की 54 यूनिट डिजिट 4 आएगा। एक ही ऑप्शन था, आपको ये टिक करके आगे चले जाना था। मैं इसको सॉल्व भी करवा देता हूँ।
16 नंबर 144, 14 अस्सी लग गई, और 16 चौके 64, 64 और 14, 64 और 4 68, और 10 78, 784। बाकी आपको करना ये नहीं था, जब यूनिट डिजिट हमारा काम आ रहा है तो उसको हमें यूज़ लेना चाहिए, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे एग्जाम में आप यूज़ करोगे तो आप अपना टाइम सेव कर पाओगे। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट से है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक निश्चित धनराशि है, कोई प्रिंसिपल है, वो 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 ईयर में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 97.2 रुपये है। तो निवेशित धनराशि निकालना है। 2 साल का जो CI और SI का डिफरेंस होता है रेट का, रेट परसेंट, प्रिंसिपल तो होगा ही हमारा, उसका होगा R% का R%। ठीक है, तो देखो कैसे निकलेगा हमारा। प्रिंसिपल तो हमें नहीं पता है, तो P इंटू आर पता है ना, आर कितना है 9%, तो 9/100 इंटू 9/100। ठीक है, ये कैसे आता है वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी आप ये याद रखो, रेट का रेट परसेंट निकालोगे प्रिंसिपल का तो हमारा 2 साल का आता है CI और SI का डिफरेंस, CI2 माइनस SI2, 2 साल का CI और SI का डिफरेंस। तो इसका 9%, तो ये इसकी वैल्यू हमें गिवन है 97.2। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 9 से 9 एकम 9, 9 8 72, और इस 9 से काटेंगे हम इसको, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 2, 4 टाइम 0 है, एक उसके साथ काम आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 12,000, प्रिंसिपल आ गया 12,000। ठीक है, देखो इसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि इसका जो शॉर्टकट है वो क्या होता है। तो मैं एक नई स्लाइड ले लेता हूँ वापस। देखो जैसे कि लेट से कि मैंने प्रिंसिपल मान लिया 1,000 रुपये है। ठीक है, और रेट हमारी कितनी है 10% है। तो अगर मैं SI की बात करूँ 2 साल की, क्योंकि हम देखो 2 साल का अगर SI की बात करूँ तो 2 साल के SI में तो 20% हो जाएगा, लेकिन CI की बात करूँ तो कितना होगा 21% हो जाएगा। ठीक है, तो ब्याज में डिफरेंस कितना आएगा 1% आएगा ना, 1%, यानी 1,000 का 1%, 1,000 का 1% कितना निकल के आ जाएगा 10, तो ये 10 रुपये आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया 10 रुपये आ गया। अगर इसको मैं डायरेक्ट निकालना चाहता तो कैसे निकालता, मैंने कहा क्या होता है, प्रिंसिपल का R% का R% होता है, 2 साल का CI और SI का जो डिफरेंस है वो। ठीक है, तो प्रिंसिपल यहाँ पे था हमारा 1,000, R% R कितना है 10%, तो 10% को लिख दिया मैंने 1/10, फिर R% 1/10, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो बेसिकली कंसेप्ट यही होता है, प्रिंसिपल का R% का R% होता है हमारा 2 साल का CI और SI का। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ हो, मैंने देखो एग्जाम्पल लेके भी बता दिया है और डायरेक्ट भी बता दिया है, तो अब आपको चीज़ें थोड़ी क्लियर हो गई होंगी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि A और B है, एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। A और B किसी काम को 10 दिन में निपटा देते हैं। देन आगे बोल रहा है यदि A अकेले उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, A अकेला उसको 15 दिनों में निपटा सकता है, और C अकेला उसे 20 दिन में ख़त्म कर सकता है। अगर LCM की बात करूँ तो 60 आ जाएगा, 10 6 के 60, 15 चौके 60, 20 या 60। A और B की मिला के इफिशियंसी 6 है, और जो A है उसकी अकेले की 4 है। इसका मतलब है B की इफिशियंसी कितनी आ गई 2 आ गई। पूछ क्या रहा है, B और C एक साथ मिलकर कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, तो 60 बटे, C की इफिशियंसी 3 है, B की इफिशियंसी 2 है, 3 और 2 5, 5 की इफिशियंसी से 60 काम 12 दिन में ये लोग ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर रेडियस वाले सोने के 3 ठोस गोलाकार मन को, ठीक है, जो हमारे स्फेरिकल क्या है गोलाकार मन के हैं, उनको पिघलाकर क्या बनाया जाता है, एक गोलाकार मन का बनाया जाता है। यानी 3 स्फेयर को मिला के एक स्फेयर बना रहे हैं, तो इससे निर्मित जो बड़े मनके की रेडियस क्या होगी, तो 3 छोटे, जो 3 हमारे स्मॉलर जो स्फेयर है इनका वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉलर, इनको हम कर देंगे वॉल्यूम ऑफ एक जो बड़ा हमारा स्फेयर आएगा उसके। बेसिकली वॉल्यूम में तो हमें इक्वल करना है, वहां से हमारा निकल जाएगी रेडियस। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्फेयर है, स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई R क्यूब, ये होता है ना। अब देखो 4/3 पाई, तो इसमें क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें तो अलग अलग है ना आर। तो पहली है 6, तो 6 का क्यूब होता है यहाँ पे तो 216, प्लस ये 8 का क्यूब 512, और 10 का क्यूब 1,000, ये बराबर है। देखो यहाँ पे भी वॉल्यूम वही हो जाएगा 4/3 पाई R, और R निकालना है ना, यहाँ मान लेते हैं कि जो बड़े वाला है इसका जो कैपिटल R आएगी रेडियस, तो ये सारी चीज़ तो कट जाएगी। तो हमें बेसिकली इसका स्क्वायर जो क्यूब रूट ही निकालना होगा, तो इनको जोड़ेंगे तो 1000, 1500, 1700, 1700 ये, और 16 2 1728 आ गया। ये 1728 R क्यूब की वैल्यू है, तो आपको पता है कि 1728 किसका होता है 12 का क्यूब होता है। तो बड़े वाले जो मन का है उसकी स्फेयर है उसकी रेडियस 12 आ गई, यही हमसे पूछा था।
ठीक है, देखो कोई भी शेप होती है, जो एक शेप को दूसरी शेप में कन्वर्ट करते हैं तो सिंपली उनके वॉल्यूम इक्वल कर दो, बाकी ज़्यादा आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 10/5 कितना हो जाएगा, 2। और यहाँ पे है 40/2 का स्क्वायर 4, तो 40/4 10 ही हो जाएगा, 10 गुणा 2 20 आ जाएगा, यानी ये पूरा ब्रैकेट है इतना, ये कितना आ जाएगा 20। और यहाँ पे ये 30 से डिवाइड है, तो 30/20 मतलब 3/2 आ जाएगा, ये 3/2 है। और ये 6 से मल्टीप्लाई है और 4 माइनस में है, तो 2 तिया 6, 3 तिया 9, 9 माइनस 4 कितना आ जाएगा 5। बोर्ड मास से सॉल्व करना होता है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है 2.98, तो इसको हम 3 मानेंगे, ऑफ 5 5 प्लस 1.96 है, इसको 2 मानेंगे, और ये 5 माइनस 4/2 प्लस 0.98 है, इसको 1 मानेंगे। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 10, 4/2 2 और प्लस का 1, 15 और 10 25, 25 और एक 26, 26 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा 24, तो ये 24 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि वाई प्लस जेड हमारा 8 है और वाई इंटू जेड की वैल्यू 6 है, तो वाई माइनस जेड स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। और ये क्वेश्चन हमने एनालिसिस में करवाया था। ठीक है, देखो कैसे होगा, यहाँ पे हमें वाई माइनस जेड निकालना है, तो अगर यहाँ से मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ ना, बेसिकली इसका स्क्वायर ही तो निकालना है, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 YZ, यही तो वैल्यू निकालनी है। अगर यहाँ से मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 YZ, ये कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64, तो यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना निकल के आ जाएगा हमारा 64 में से, देखो ये माइनस हो जाएगा 2 × YZ, और YZ हमारा 6 है, तो 2 6 की 12, तो 64 में से 12 गया तो 62 और 52, ये 52 आ गया, तो इतनी वैल्यू 52 आ गई, -2 गुणा YZ हमारा 6, 6 दूनी 12, तो 52 में से जब 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 40 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड गिवन है। क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बोल रहा है कि कुछ परीक्षणों का जो माध्य है और बहुलक है, जो हमारा मीन है और मोड है, उसका हमें डिफरेंस दे रखा है, और पूछ रहे हैं माध्य और माध्यिका का अंतर कितना होगा। देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, माध्य यानी मीन और बहुलक यानी मोड, मीन और मोड का हमें डिफरेंस दिया है, दैट वाज 6 9। तो पूछ रहा है कि माध्य, माध्य मतलब मीन, और माध्य का मतलब मीडियन, इनका डिफरेंस पूछ रहा है। तो देखो आपको फॉर्मूला पता होगा, m बराबर 3m माइनस 2m। अब ये m क्या है हर जगह, देखो पहला m का मतलब है हमारा, इस m का मतलब तो है मोड, मोड मतलब होता है बहुलक। ठीक है, ये वाला है इसका मतलब है मीडियन, मीडियन का मतलब होता है माध्यिका, तो ये हमारी माध्यिका हो गई। और ये जो m है इसका मतलब है मीन, मीन का मतलब हो गया माध्य। तो ये सारी वैल्यू हमें गिवन है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, मीन माइनस मोड। ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं, जैसे मैं पहले वाले m को, जैसे मैं इसको x मान लूँ सपोज, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, वैसे तो मानने की जरूरत नहीं है, पर जैसे इसको मैं x मान लूँ, इसको मैं y मान लूँ और इसको मैं z मान लूँ, तो इक्वेशन क्या बनेगी, x बराबर ये आ जाएगा 3y माइनस 2z। यहाँ पे क्या गिवन है, मैं मीन माइनस मोड, मीन क्या माना है मैंने z, तो z माइनस मोड, मोड को क्या माना है x, तो z माइनस x हमें 69 गिवन है। और पूछा क्या है, माध्य और माध्यिका का अंतर, माध्य क्या माना है मीन, मीन माना है हमने z, और माध्यिका यानी z माइनस y हमें निकालना है। ठीक है, देखो z माइनस एक्स ये गिवन है, तो यहाँ से हम रख देंगे कि x बराबर क्या है हमारा 3y माइनस 2z है, तो यहाँ पे x की वैल्यू z के टर्म में रख सकते हैं ना, तो कितना हो जाएगा, देखो ये z है माइनस, यहाँ जो x है इस x की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, 3y माइनस 2z, ये रख सकता हूँ ना, क्योंकि x बराबर 3y माइनस 2z है। और ये हमारा 6 9 है, तो यहाँ से कितना आ गया z माइनस का 3y, और माइनस माइनस प्लस का आ गया 3, सॉरी प्लस का 2z हो गया ना, ये 2z हो गया बराबर 6 9 है, तो प्लस का 2z और z, तो 3z हो गया, तो 3z माइनस 3y, तो 3 कॉमन z माइनस वाई, ये हमारा 6 9 है, हमें निकालना था z माइनस वाई, तो 3 का भाग लग जाएगा, तो 69/3 कितना आ जाएगा 23, जो कि ऑप्शन नंबर क्या था हमारा पहला था। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड है, इसकी वैल्यू 30 है, और y इंटू इसकी वैल्यू 64 है, और ये सब गिवन है, पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो तीन इक्वेशंस को मैं अगर जोड़ दूं यहाँ से, तो x प्लस वाई प्लस जेड तो क्या आ जाएगा हमारा कॉमन आ जाएगा,
अंदर क्या बचेगा, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से y बचेगा, यहाँ से z बचेगा। और ये कितना था हमारा, 30 था, दूसरा 64 था, और तीसरा कितना था, 50। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 4, तो ये है, और 5 और 6 11, 11 और 3 14, 144 हो गया। तो देखो ये x प्लस वाई प्लस जेड है, x प्लस वाई प्लस जेड है, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बन गया। तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड निकालेंगे तो इसका अंडर रूट आ जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड 12 आ गया। हमसे पूछ रहा है ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, तो 12 का 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड तो हमारा 12 है। तो 2 टाइम करेंगे तो 24 आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें सिर्फ यहाँ पे जो रूट्स हैं उन जो फैक्टर करने हैं, बाकी तो ऐसा कुछ खास है नहीं। तो देखो इसको हमें, ये तो बड़ा ही आसानी से हो जाएगा, एक सेकंड में देख लेता हूँ कि कहीं से कुछ क्रॉप तो नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा गिवन है, ये है 16,384। इसकी पावर कितनी है, 1/3 है, और इसकी भी पावर 1/3 है। तो 256 का मैं इसमें भाग दे देता हूँ, दोनों की पावर 1/3 है ना, तो 1/3 लगा देता हूँ, ये 1/3 क्योंकि यहाँ पे डिवाइड था बीच में। अब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 से कट जाएगा 16 टाइम, और 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 6 16 चौके 64। वापस 16 से इसको काटेंगे तो 16 एकम 16, नहीं हाँ 16 छः की 96 टाइम जाएगा ना, बचेंगे कितना, 96 हो गया ना, 4 64, 16 चौके 64, 64 की पावर 1/3 है। 64 क्या होता है, 4 की पावर 1/3, और सॉरी 4 की पावर 3 होता है, और इसकी पावर हमें 1/3 निकालना है, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक पाई चार्ट में जो हमारे पैदल विद्यालय जाने वाले छात्रों की संख्या को निरूपित करने वाला जो एंगल है वो 63 डिग्री है। देखो ऐसे समझ लो कि ये हमारा पाई चार्ट है, इसमें ये जो एंगल है हमारा ये 63 है। तो पूछ रहे पैदल जाने वाले विद्यालयों का परसेंटेज कितना होगा, टोटल 360 डिग्री होता है, और ये 63 की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 गया, और 3 से जाएगा 12 टाइम, 3 से जाएगा 21 टाइम, 3 से 7 टाइम चले जाएगा, और 3 से 4 टाइम। तो ये कितना आ गया, देखो 70/4 आ गया। 70/4 का मतलब है 35/2, और 35/2 का मतलब है 17.5। तो 17.5% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड गिवन है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 33 x 47 83 और जो 109 है, इसका जो माध्य है, माध्य को हम बोलते हैं एवरेज, ये हमारा 67 है। तो पूछ रहा है कि ये जो नंबर्स हैं इनका एवरेज कितना होगा, इनका माध्य कितना होगा। देखो यहाँ पे अब मैं सम करता हूँ, ये 33 है, ये हमारा x है, ये 47 है, देन 83 है, और ये है 109। इनका एवरेज है, टोटल नंबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, ये बराबर है किसके, 6 7 के। तो यहाँ से जब हम इनको ऐड करेंगे तो 9 और 3 12, 12 और 7 19, 19 और 3 22, असिलाई 2, 2 और 8 10, 10 और 4 14, 14 और 3 17, 1 कैरी आएगा, और 1 और 1 2, 272 प्लस एक्स, और 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 60 से करते तो 300, और 5 और 35, तो ये 335 हो गया। तो यहाँ से x निकल जाएगा ना, 5 में से 2 जाएगा तो 3, और 33 में से 27 जाएगा तो 6, यानी x हमारा 63 आ गया। तो हम बचे हुए नंबर से इनका एवरेज निकालना है हमें। देखो क्या क्या नंबर है, अब हमारे 50 है, दूसरा 64 है, और ये एक 100 है, ये 126 है, और x जो कि हमने निकाला 63, इसका एवरेज निकालना है। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 ही नंबर हैं। पहले तो सबको हम सम कर लेते हैं, 3 और 6 9, 9 और 4 13, एक असील आ गई, और 1 और 6 7, 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20, 2 असील आएंगे, 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो 403/5 आ गया। तो देखो ये 5 8 40 हो जाएगा, 80 तो ये आ जाएगा, और 3/5 0.6 और हो जाएगा, क्योंकि 3/5 60% होते हैं ना, तो ये हो जाएगा 80.6। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक ठोस गोलाकार गेंद है जिसका आयतन है 972 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसे पिघलाकर बिना किसी अपक्षय के 27 समरूप गोले बनाए जाते हैं, यानी बिना वेस्ट करे 27 हमें स्फेयर बना रहे हैं, तो 27 छोटे घनों का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टी से पूछा है। तो सबसे पहले तो हम इसके रेडियस निकालेंगे। देखो गोलाकार गेंद का आयतन हमें गिवन है 972 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इसका हम वॉल्यूम इक्वल कर देंगे, जो स्मॉलर हमने स्फेयर बनाए टोटल 27 बनाए हैं, और एक का कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मान लेते हैं कि इसकी जो स्मॉलर क्यूब हमारे जो स्फेयर बनेंगे इनकी साइड है स्मॉल आर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो पाई से हमारा पाई चले जाएगा, और 3 से ये 9 टाइम चले जाएगा, ठीक है, और 9 से जब मैं इसको काटूंगा तो 9 एकम 9, और 9 8 72, 108, ठीक है, और फिर इसको 4 से और भाग लग जाएगा यहाँ पे,
ये हमारा आर क्यूब है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 और 4 7 28 बराबर है आर क्यूब। यानी जो आर है वो कितना आ गया, 3 आ गया। तो पूछ क्या रहा है कि इसका टी एस है। देखो हमारा स्फेयर बन रहे हैं ना, जो 27 छोटे स्फेयर बनेंगे उनका टी एस है। एक स्फेयर का जो टी एस है वो कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। और 27 बनेंगे तो 27 से मल्टीप्लाई। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 आंसर पाई में दिया है तो पाई को छेड़ना नहीं है। r स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और ये है 27। 4 नाम 36, 6 7 42, यूनिट डिजिट 2 आएगा। और 2 ना तो इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, एक ही ऑप्शन है। तो एग्जाम में इसको करके आपको कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाना था। पर यहाँ मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। देखो 27 का अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 9 7 63, 6 80, 9 9 दूनी 18 और 6 कितना आ जाएगा 24, 243 × 4 पाई। और इसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 4 3 12, 80 1, 4 4 16 और 1 17, 80 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 972 पाई आ जाएगा। जो कि हमने पहले ही निकाल लिया था यूनिट डिजिट की सहायता से। देखो यूनिट डिजिट वगैरह बहुत काम की चीज़ें हैं, इनको आपको एग्जाम में अप्लाई करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप इन चीज़ों को एक दिन में अप्लाई करोगे, धीरे धीरे अगर आप अप्लाई करोगे ना तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारा एग्जाम में टाइम बचाती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, जिसकी जो साइड ए बी बी सी सी डी डी है एक वृत्त को पी क्यू आर एस पर टच करती है। इसका मतलब ये है कि ये तो हमारा एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है। इस क्वाड्रिलेटर के अंदर एक सर्कल हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ ए है, ये बी है, ये पूरा सर्कल है, ऐसे बाहर नहीं है, थोड़ा आप समझ लेना, डायग्राम ठीक से नहीं बना है। ए बी सी डी हमारी इसकी क्या हो गई, पॉइंट्स हो गए। और ए बी बी सी को देखो इस पॉइंट को टच कर रहा है ये पी पर, और यहाँ से मैंने इसको टच नहीं कराया, ऐसे बनेगा। ये पॉइंट क्यू पर टच करेगा, ये पॉइंट आर पे, और यहाँ पे एस पर। बोल रहा है कि ए बी की वैल्यू 16 है, यानी ये कंप्लीट लेंथ 16 है, डी एस की वैल्यू 10 है। इतनी लेंथ 10 है तो ये वाली भी 10 हो गई। आगे बोल रहा है आर सी की वैल्यू 3 है, आर सी का है हमारा, ये वाली वैल्यू 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। देन और क्या गिवन है, तो चतुर्भुज एबीसीडी का पेरीमीटर। देखो ऐसी शेप जब भी बनती है तो जो आमने सामने की साइड्स का सम है ना वो इक्वल होता है। जैसे कि इनका आमने सामने का सम कितना हो जाएगा, ये 16 है इधर, और इधर कितना है 10 और 3 13, ये बराबर होगा ये वाली जो आमने सामने की साइड है। क्योंकि देखो हम इसमें हमें ये नहीं पता है, इसको हम जैसे x मान लेते हैं, और यहाँ पे ये नहीं पता इसको y मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखो वैसे तो हमें पेरीमीटर ही पूछा था ना, तो आमने सामने का सम इक्वल होता है। इसका मतलब है जब एक साइड का सम हमारा 29 हो गया तो दूसरी साइड का भी 29 हो जाएगा, तो पेरीमीटर तो हमारा कितना आ जाएगा 58 आ जाएगा। ठीक है, यही पूछा था कि पेरीमीटर पूछा था, तो ज़्यादा कुछ हमें करना ही नहीं था। वैसे ये जो साइड्स है ना इनको भी हम निकाल सकते हैं अगर पूछता तो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि जो नंबर है इसमें से कौन सा जो नंबर है वो 8 से विभाज्य नहीं है। यानी 3 नंबर होंगे वो 8 से डिविजिबल होंगे, एक नंबर होगा जो 8 से डिविजिबल नहीं होगा। और 8 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता है कि जो लास्ट के 3 डिजिट हैं वो 8 से डिविजिबल होंगे, तो नंबर हमारा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमें चेक करना है कि कौन सा नहीं होगा। तो अगर मैं 112 को लेता हूँ तो क्या ये 8 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो ये तो नहीं हो सकता। अगर मैं इसको लूँ तो 8 नाम 72, बचेंगे 7, ये भी है, ये नहीं हो पाएगा। और इसको लूँ तो 8 6 के 48, 7 72, ये भी नहीं हो पाएगा। अगर 400 को 12 को लूँ तो 8 45, 1 12 है, ये नहीं हो पाएगा डिविजिबल। इसका मतलब है यही पूछा था ना कि कौन सा डिविजिबल नहीं हो पाएगा, तो ये हो जाएगा। बाकी ये तीनों तो डिविजिबल थे, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन तो आपको सारे चेक करने होंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आंसर दिया है तो आप वही लगा दोगे, उसी को ट्राई करोगे सबसे पहले, क्योंकि एग्जाम में तो नहीं पता ना कौन सा आंसर सही है कौन सा हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है दो वर्ग है जिनकी भुजाओं का अनुपात 4:3 है। एक वर्ग है जिसकी साइड्स मान लेते हैं 4x है, दूसरी साइड है स्क्वायर है जिसकी साइड 3x है। उनके क्षेत्रफलों का योग 225 है। देखो स्क्वायर का जो हमारा वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड्स का स्क्वायर, यानी 16x² प्लस 9x²। तो ये टोटल कितना आ जाएगा 25x²। इसकी वैल्यू हमें कितने गिवन है 225। तो देखो 25 से ये 9 टाइम कट जाएगा, x² की वैल्यू 9 है तो x आ जाएगा 3। तो पूछ रहा है छोटे वर्ग का परिमाप बताना है। छोटे वर्ग का साइड कितनी हो जाएगी, 3 गुणा 3 9, तो पेरीमीटर हो जाएगा इसका 4 गुणा 36। देखो ये क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 4 सप्ताह की अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं पर एक परिवार का जो साप्ताहिक औसत जो खर्च था वो इतना था। ठीक है, 4 जो वीक हैं उनका हमारा जो एवरेज है वो कितना है, ये है 1475।
पहले 3 सप्ताह के दौरान परिवार ने ऐसी वस्तु पर इतने इतने और इतने रुपए खर्च किए। देखो पहले जो वीक में उन्होंने 1200 किए, देन सेकेंड वीक में 1500 किए और तीसरे वीक में कितना किए, 1875 किए। साप्ताहिक औसत को बनाए रखने के लिए अंतिम सप्ताह में परिवार ने इन वस्तुओं पर कितना व्यय किया। तो देखो 4 वीक का इतना है, तो टोटल ये कितना हो जाएगा 4 वीक का। 4×5 = 20, 80 × 2, 4×7 = 28 और 2 30, 80 × 3, 4×4 = 16 और 3 19, 80 × 1, 4×4 और 1 5, 5900। और यहाँ पे देखो ये कितना हो गया, 1500 और 12 2700, 2700 और 18, 27 और 18 होते 45, तो 45 75 हो गया ये। तो रिमेनिंग क्या होगा, इसमें से माइनस कर देंगे इसको, तो ये हमारा रिमेनिंग बच जाएगा, यानी फोर्थ वीक का आ जाएगा। 5900 में से 45 75 माइनस करना है, तो कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5, एक असिल बढ़ जाएगी, 10 में से जो 8 जाएगा तो 2, और यहाँ पे क्या होगा, 9 में से 6 गया तो 3 और 5 में से 4 गया तो 1, 1325 रुपये आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 गिवन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक वस्तु है जिसको 2332 में बेचने पर किसी व्यक्ति को 12% की हानि हुई। देखो 4% होता है 1/25, तो 12% हो जाएगा 3/25 हानि हुई है। इसका मतलब है सीपी से अगर मैं एसपी के रेशो की बात करूं, तो सीपी जब हमारा 25 रहा होगा तो 3 की हानि हुई थी ना, इसका मतलब है कि एसपी हमारा 22 रहा होगा, और इस 22 की वैल्यू ही है 2332। तो इसको काट लेते हैं, तो पूछ रहा है कि वस्तु का सीपी क्या है, यानी 25 की वैल्यू हमें चाहिए, तो इसको काटेंगे तो 22 एकम 22, यहाँ से कितना बचेगा 1, और 13 भागने जाएगा तो 0 और 32, 22×6 = 132। ठीक है, 106 आ गया 1 यूनिट की वैल्यू। तो 25 की निकालनी है, तो इसको 25 से हम कुछ तो गड़बड़ कर दिया ऐसा लग रहा है। 22 नहीं ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 25×6 = 150, 1 और 25 से कम 25 और 1 26, 2650 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है थर्ड। देखो ये सवाल क्या है, ये हमारा थ्योरी बेस्ड सवाल पूछ लिया इन्होंने कि दो अलग अलग संख्याओं का महत्तम समापर्त है, यानी HCF है हमेशा 1 रहता है, कब रहता है। ऑप्शन है कि दोनों संख्याएं जब हमारी सम संख्या होती है, देखो इवन नंबर जैसे कि 2 और 4 होंगे तो उनका HCF तो 1 होता ही नहीं है, इसका मतलब है पहला ऑप्शन तो हो जाएगा हमारा गलत। सेकंड ऑप्शन की बात करना है कि दोनों जो संख्याएं हैं अभाज्य संख्या होती है। देखो कोई भी नंबर प्राइम नंबर होंगे, जैसे कि 3 5 हो गया, तो इनका HCF 1 होता है, तो ये हमारा ऑप्शन है बिल्कुल सही है। बाकी को भी चेक कर लेते हैं। एक संख्या विषम होती है और दूसरी संख्या सम होती है। देखो ऐसा तो नहीं है, मान लो एक संख्या 3 है और दूसरी संख्या 6 है, तो क्या इनका HCF 1 है, बिल्कुल नहीं है, तो ये चीज़ तो हो जाएगी हमारी गलत। दूसरा है दोनों संख्याएं विषम हो, जैसे कि मान लो एक संख्या 3 हो एक 9 हो, तो भी इनका HCF तो 1 नहीं हो पाएगा ना, तो ये भी हमारा हो जाएगा गलत। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही जवाब है इस सवाल का। तो आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए, वो थ्योरेटिकल बेस भी पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक ड्रम में मौजूद गेंदों में 7/8 गेंदें लाल थी और इतनी नीली थी और शेष पीली थी। देखो 18 और 15 आ रहा है बटे में, तो 18 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 90। तो हम मान लेते हैं कि टोटल 90 इसमें गेंद थी। ठीक है, ये 90x मान लो, वैसे तो 90 मान लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7/18, तो इसका 7/18, 18 पंजे 90, 5 7 35 गेंदें थी हमारी, दैट वाज रेड। ठीक है, और 8/15 थी नीली। इसका 8/15, 8/15 करेंगे तो 15×6 = 90, 6 8 48, जो 48 है दैट वाज ब्लू, ब्लू कलर की थी नीली। तो रिमेनिंग कितनी बची, 35, एक्स माना था ना तो एक्स लगा लेते इसके साथ। ये कितना हो गया, 40 और 30 70, और 8 5 13, 83 हो गया ना, यानी 7x बचा है रिमेनिंग, जिसकी वैल्यू ये जो हमारे हैं वो येलो कलर की है, पीली कलर की है। पूछ रहे यदि ड्रम में लाल गेंदों की संख्या पीली गेंदों की संख्या से 84 अधिक है। देखो रेड गेंदों की संख्या हमारी 35 है, पीली से कितनी अधिक है, 84 अधिक है, जबकि एक्चुअली में अधिक कितना है यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा 28, 28x है, इसकी वैल्यू है 84, इसका मतलब हो गया x हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। तो पूछ रहा है ड्रम में मौजूद गेंदों की कुल संख्या कितनी है, तो 90x माना था ना, तो 90 × 3 यानी कितना हो जाएगा 270, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा गिवन है थर्ड। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कोई आयत है जिसका रेक्टेंगल है जिसका क्षेत्रफल है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो है 9:5। जैसे एक रेक्टेंगल मान लेते हैं, लेट से कि इसकी जो लंबाई है 9x है और चौड़ाई है 5x है, और इसका जो हमें क्या दिया है, एरिया 180 है। तो आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 9x × 5x। इसकी वैल्यू कितनी है, 180 है। 9 से मैं काटूंगा तो 20 टाइम, और 5 से मैं काटूंगा तो 4 टाइम,
तो एक्स स्क्वायर 4 आ गया, तो एक्स हमारा 2 निकल के आ जाएगा। पूछा क्या है आयत का पेरीमीटर, तो पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, यानी 9x प्लस 5x। तो 9 और 5 कितना आ गया 14x, तो 14 दूनी 28x, और x कितना है हमारा 2, तो 28 दूनी कितना हो जाएगा 56। यही पूछा था कि पेरीमीटर कितना होगा, तो ये जाएगा हमारा 56। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल रहे हैं कि एक अर्धगोल है, एक हेमी स्फीयर है जिसका पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 108 पाई है। देखो इस पे पहले भी क्वेश्चन आया था। हेमी स्फीयर हमारा कुछ इस तरीके से होता है, इसका जो टी एस ए होता है वो कितना होता है 3 पाई r स्क्वायर, क्योंकि 2 तो आधे का होता है और जो एक हमारा ये और बच जाता है इसका पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई r स्क्वायर है। इसकी वैल्यू गिवन है 108 पाई। पाई से तो पाई चले गया, 3 से ये 36 टाइम, तो आर यहाँ से 6 आ गया। पूछ रहा है अर्धगोले का आयतन कितना होगा, तो आयतन होता है अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। तो आर हम निकाल चुके हैं, पाई में आंसर दे हुआ है तो पाई तो को तो हम छेड़ेंगे नहीं। आर हमारा 6 है, 6 का क्यूब 216। 3 से मैं काटूंगा, 3 7 21, 3 दूनी 6, 72 दूनी कितना हो जाएगा 144 पाई, जो कि हमारा ऑप्शन है फर्स्ट। यहाँ पे जो हमारा जो ब्लू कलर का है ये तो है हमारा कॉस्ट वैल्यू गिवन है। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा विजिबल नहीं हो, तो मैं डेटा आपको बता दूंगा। और ये है सेल्स वैल्यू रेड कलर की। तो पूछ रहा है कि किसमें जो लाभ है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो हम ऑप्शन से करेंगे इसको। पहले हम वी को ही उठा लेते हैं। देखो वी में हमारा जो कॉस्ट वैल्यू है वो तो है 65, आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 65 है। और जो इसकी सेल्स वैल्यू 78 है। तो इस केस में तो लाभ है हमारा 13 यूनिट। ठीक है, ये जो लाख्स में है इसमें तो 13 है। जेड की बात करूँ तो 70 है, और यहाँ पे देखो ये 70 है कॉस्ट वैल्यू और 77 है इसकी सेल्स वैल्यू, तो यहाँ पे 7 का लाभ है। अगर मैं एक्स की बात करूँ तो ये हमारा 60 है और ये 69 है, यानी यहाँ पे 9 का लाभ है। और अगर डब्लू की बात करूँ तो डब्लू है ये 75 है और ये 85.5 है। तो 75 और 10 85, ये 10.5 है। तो जो मैक्सिमम लाभ हुआ है वो तो पहले में ही हुआ है ना, तो उत्पाद बी में मैक्सिमम लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो ये शिफ्ट के सारे क्वेश्चन थे। तो देखो हमारा जो लेवल 5 है इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा एक तो हुआ था 12 जून को और एक हुआ था 15 जून को। 12 जून को जो हुआ था वो हमारा 2 शिफ्टों के अंदर हुआ था, शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट टू। और जो 15 जून को हुआ वो 3 शिफ्ट में हुआ, शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट टू शिफ्ट थर्ड। तो देखो अब तक हमने क्या कर लिया है, शिफ्ट फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, शिफ्ट सेकंड कंप्लीट कर चुके हैं, इसकी शिफ्ट फर्स्ट कर चुके हैं, इसकी शिफ्ट सेकंड कर चुके हैं, और ये वाली जो वीडियो हम जिसको आप देख रहे हो ये शिफ्ट थर्ड है। तो इसके हमारे सारे हो चुके हैं लेवल 5 के। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो किसका आएगा, लेवल 3 का आएगा। लेवल 3 का देखो 2 डेट को हुआ था, एक तो 13 तारीख को हुआ था, देन उसके बाद 16 को। तो 13 तारीख को 2 शिफ्ट है और 3 यहाँ की इसकी है, तो इसकी टोटल 5 शिफ्ट है। ऐसे ही जो लेवल हमारा 2 है उसकी भी टोटल 5 शिफ्ट है, और लेवल 5 की भी कितनी थी 5 ही शिफ्ट थी। तो ऐसे टोटल मिला के हमारी 15 शिफ्ट है, तो लेवल 5 कंप्लीट कर चुके हैं। और इससे पहले देखो जब लास्ट जो मंथ हमारा पेपर हुआ था लेवल 6 एंड 4 का, उसका जो मैथ और रीजनिंग सेक्शन है दोनों को ही मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और आप यूट्यूब पे जाओगे इसी चैनल पे तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग से, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं होगी चीज़ें ढूंढने में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। तो बाकी जिन लोगों ने देख तक अभी तक जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिन लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है वो चैनल को वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।